बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम भाई, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। मसलहत की कोशिश मत करो शेख, जो गुजर गया सो गुजर गया। एक बहादुर इंसान की तरह अपने दोस्तों और दुश्मनों को कबूल करो। माँ पारा ने मेरी रूह पर एक कारी ज़रब लगाई, मगर लफ्ज़ होंठों पर आकर कराह में तब्दील हो गए। मैं बेबसी से माँ पारा के रोशन हेवले को देखता रहा। हेवले के होंठों पर फिर हरकत हुई। शेख, तुम मेरे काबिले इज्जत दुश्मन हो। तुम दुश्मनी में कभी मुझे छोटा महसूस नहीं करोगे। मेरी आंखें तुम्हारे मुस्तकबिल में झांक रही हैं। तुम दुश्मनों में गिरे होने के बावजूद दुश्मनों पर हावी हो, मगर अब ऐसा नहीं होगा। जो तुम्हारा दुश्मन है मेरा दोस्त है। मैं तुम्हारे दुश्मनों को बेइज्जत नहीं होने दूंगी, मगर सिर्फ इस हद तक कि तुम्हारी जान पर न बन जाए। अगर तुम मर गए तो मैं किसे सताऊंगी, किसे तड़पाऊंगी। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी और सुकून के साथ जीने भी नहीं दूंगी। घबराओ मत, मैं छोटे मोटे इज़ार देने नहीं आऊंगी। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि अब तकलीफ तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही है, इसलिए जा रही हूँ और कब लौटूंगी ये तुम्हें नहीं बताऊंगी, ताकि तुम्हारे हवास पर मेरा खौफ मुसल्लत रहे। जहाँ तुम्हारे दुश्मन तुम पर हावी पड़े, समझ लेना कि माँ पारा अपनी दुश्मनी का हक निभा रही है। तुम्हारा हमजाद तुम्हारे फिराक में बहुत देर से परेशान है और इस दौरान कई बार गार में दाखिल होने की कोशिश करने में नाकाम भी हो चुका है। मैं नहीं चाहती कि वो मजीद अजाब में मुबतला रहे, क्योंकि तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश में इसका जिस्म खासा जुलस चुका है। इन अल्फाज के खत्म होते ही हेवला बुझ गया और दिन की रोशनी के बावजूद मुझे चंद लम्हे के लिए गहरी तहरीकी का एहसास हुआ। फिर फुनकारों और सरसराहटों की गूंज सुनाई दी। मेरे जिस्म से जैसे रस्सियों के बल खुलने लगे। जब सारे बल खुल गए तो मेरे ज़हन पर नींद बेहोशी सी तारी हो गई। सारा जिस्म पक्के फोड़े की तरह दुख रहा था। इसी कैफियत में मैंने हमजाद को गार में दाखिल होते देखा। वो मेरी तरफ लपका। मैं नीम व आंखों से देखा कि इसके हाथ तेजी से हरकत कर रहे हैं और इन हरकतों के साथ साथ मेरी जिस्मानी तकलीफ कम से कम होती जा रही थी। वो सिर्फ चंद लम्हे थे जिनमें हमजाद मुझे दर्द के सहरा से सुकून करार के गुलिस्तान में खींच लाया। मुझे एक ऐसी राहत का एहसास हुआ जो इससे पहले कभी नहीं महसूस की थी। शदीद तकलीफ के बाद इंतहाई रात की कैफियत में मेरी आंखें बंद हो गईं। ये सोने का वक्त नहीं, जागने का है। 40 घंटे पूरे हो चुके हैं। हमजाद की आवाज सुनाई दी। 40 घंटे? मैंने आंखें खोलकर खोए खोए से लहजे में पूछा। तारीख दुनिया बुजुर्ग का चिल्ला पूरा हो चुका है और इसका नादीदा हमला होने में बहुत थोड़ा वक्त बाकी है। इस दौरान आपका होशो आवास में रहना बहुत जरूरी है। वो इस गार का पता लगा चुका है। इससे पहले कि आप यहाँ से फरार हो जाएं, वो आपके रास्ते मसदूद कर देना चाहता है, लेकिन मेरे होते हुए वो ऐसा नहीं कर सकेगा। हमजाद की आवाज में जोश आ गया। उठिए, कहाँ? मैंने डूबी हुई आवाज में सवाल किया। पैर दर पैर ज़हनी झटकों ने मुझे निडाल कर दिया था। हमें फौरन ये जगह छोड़नी है, हमजाद ने कहा। जवाब के इंतजार किए बगैर मेरे जिस्म को अपने बाजुओं में उठाया और तीर की तरह से गार से निकल गया। हमजाद अभी 2-3 पहाड़ियां ही अबूर कर पाया था कि मैंने अपने जिस्म में गर्मी की शदीद लहर महसूस की, जैसे मेरे जिस्म को देखते हुए अंगारों पर फेंक दिया गया हो। इसी वक्त हमजाद पलटा। अब इसका सफर मुख्तलिफ सिमत में था। इसी के पलटते ही गर्मी की लहर मजदूद हो चुकी थी। मुखालफ सिमत में कुछ फासला तय होते ही एक बार फिर मैं नए तजर्बे से गुजरा। हमजाद फिर पलटा। अब इसका रुख तीसरी सिमत में था। हमजाद काफी देर तक मुझे लिए मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान भटकता रहा। इसके सफर में इतनी तेजी थी कि मैं इस दौरान इससे भी न पूछ सका कि ये क्या माजरा है। मुझे इतना अंदाजा जरूर था कि मामला यकीनन पुरसरार और संगीन है, लेकिन इसकी नौयत क्या है इससे मैं बेखबर था। फिर गालबन हर तरफ से मायूस होकर हमजाद एक चट्टान के साए में उतर गया। इसके झुलसे हुए चेहरे से परेशानी का इजहार हो रहा था। मैं इसे सवालिया नजरों से देखने लगा। इसका अंदाज सोचने का सा था। हम गिर चुके हैं, लेकिन ये काम सिर्फ इसका नहीं हो सकता। हमजाद बुड़बुड़ाया। क्या हुआ? कुछ मुझे भी तो बताओ। तुम क्या सोच रहे हो? आखिर इतने घबराए हुए क्यों हो? ये कहते हुए पहली बार मैंने हमजाद का झुलसा हुआ चेहरा गौर से देखा। मेरे
साथ तकलीफ व अजियत में वो भी बराबर का शरीक था। मुझे यकीन है मैंने इसके बारे में गलत अंदाजा नहीं लगाया था। इसकी कुव्वतों से निपटना मेरे लिए मुश्किल नहीं था, लेकिन हमजाद कुछ कहते कहते रुक गया। हाँ, इस दुश्मन कल्बो जां का जिक्र करो, कह दो जो कुछ कहना चाहते हो, जिचको मत। मैंने ठंडी सांस भरते हुए कहा, मुझे तुम पर एतबार और भरोसा है। तुम्हारी राहें मसदूद करने वाला वो तारीकल दुनिया का शख्स नहीं। तुम यही कहना चाहते हो ना कि माँ पारा की रूह इस शख्स की मदद कर रही है? हमजाद ने मेरे सवाल पर सर झुका लिया। इसकी बेबसी पर मुझे तरस आया। मैंने इसे दिलासा देते हुए कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस तमाम मामले में तुम बेकसूर हो। परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहते हुए इतने अजाबों से गुजर चुका हूँ कि अब मेरी नजरों में मौत और जिंदगी के कोई मायने नहीं रहे। मौत बहरहाल आनी है और इसका एक दिन मुकर्रर है। मैं जानता हूँ कि मैं इस मुकर्रर वक्त से पहले नहीं मरूंगा। मुझे मुफस्सल हालात से आगाह करो। मुमकिन है मैं तुम्हें बेहतर मशवरा दे सकूं। शायद मेरी वजह से तुम खुद भी किसी मुश्किल में गिरफ्तार हो चुके हो जिसने तुम्हें इस कदर फिक्रमंद और हरासा कर दिया है। मैं हरासा नहीं हूँ, हाँ फिक्रमंद जरूर हूँ, और फिक्रमंद अपने लिए नहीं आपके लिए हूँ। अगर मेरे मुकाबले पर वो सिर्फ तारीकल दुनिया का शख्स होता तो मैं इसका एसार तोड़कर निकल जाता। मुझे इसकी कुव्वतों का अंदाजा था, इसलिए मैं आपको लेकर गार से निकला था। वो इतने बड़े रकबे जमीन को अपने एसार में लेने पर कादर नहीं हो सकता था। हमजाद फिर सोच में खो गया। एसार के जिक्र पर मेरे कान खड़े हो गए। मुझे गर्मी की शदीद लहर याद आ गई। अब मैं किसी हद तक हालात को समझ चुका था। मुझे और हमजाद को यहाँ कैद कर दिया गया है और ये कैद यकीनन बेमकसद बेजरर नहीं हो सकती। इसके पसे पुश्त कोई भयानक मंसूबा है। मैं सोचने लगा, मैं अभी इसकी दस्तरस से बाहर हूँ। हमजाद की आवाज ने मुझे चौंका दिया। मैं तन्हा इस एसार को अबूर कर सकता हूँ। मसला सिर्फ आपका है। अगर आपने इस एसार को अबूर करने की कोशिश की तो आपका जिस्म जल उठेगा, जिसका मामूली सा तजर्बा आपको भी हो चुका है। अगर वो मुझे यहाँ कैद रखना चाहते हैं तो यकीनन इसका कोई खतरनाक मंसूबा भी होगा। वाकई हमजाद ने जवाब दिया, यहाँ से मलका का फासला काफी है। मुजाहिदीन फौरी तौर पर आपसे इंतकाम लेने यहाँ नहीं पहुँच सकते, इसलिए जरूरी था कि आपके फरार की राहें बंद कर दी जाएं। आपके पास मेरी मौजूदगी के सबब तरीकल दुनिया के शख्स की नादीदा हमलों की कामयाबी के इम्कानात नहीं थे। दो मुजाहिदीन ये भी चाहते हैं कि वो खुद अपने हाथों आपको कत्ल कर सकें। मैंने ठंडी सांस ली। फिर तुमने क्या सोचा? सिर्फ यही सूरत है कि इन्हें यहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए, और ऐसा मुमकिन है। अगर कुछ और इम्कान मैं ना हुआ तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ कि इन्हें पहाड़ों में भटकाने पर मजबूर कर दूं और वो रास्ता भूल जाएं। हमजाद की बात सुनकर मुझे इत्मीनान महसूस हुआ। अब नाहिद की हालत क्या है और जंग किस मरहले में है? मैंने बैक वक्त दो सवाल किए। नाहिद की वहशत पहले से कम हो चुकी है। वो ज़हनी सदमे के असर से तो किसी हद तक निकल चुकी है, मगर अब इस पर इंतकाम का भूत सवार हो गया है। वो बाजिद है कि तन्हा आपसे इंतकाम लेने रवाना हो जाए। जंग अपने आखिरी मराहिल में है। अंग्रेजों का पल्ला भारी होता जा रहा है। मुजाहिदीन पीछे हट रहे हैं। इस सूरत हाल ने अमीर बाबूजान को बौखला दिया है। इन हालात के पेशे नजर वो फौरी तौर पर आपसे उलझते हुए गुरेज कर रहे हैं। इनकी तमाम तर तवज्जो मैदान जंग पर है। दूसरी तरफ तंजीम के कुछ अफराद आपके सिलसिले में किसी भी किस्म की रियायत या ताखीर के रवादार नहीं। इनमें पेश पेश सालार कायम है, जिसकी दस्तरस से आप बच निकले थे। इस तरह वो अपनी खजालत में मिटाना चाहता है। हमजाद ने मुझे हालात से आगाह किया। सालार कायम खान, मेरी नजरों में कायम खान का चेहरा घूम गया। वही कायम खान जिसने एक बार मुझे अंग्रेजों की कैद से छुड़वाकर मेरी जान बचाई थी, वही आज मेरे कत्ल के दर पे हो रहा है। वक्त और हालात आदमी को कितना बदल देते हैं। मैं सोचने लगा, तुम्हारी तजवीज काबिल अमल है, लेकिन शायद तुम भूल रहे हो कि हमारे मुकाबले पर सिर्फ तंजीम के अफराद और वो तारीकल दुनिया का शख्स ही नहीं, इनके पीछे एक और भी कुव्वत है जो किसी भी वक्त इनका सहारा बन सकती है। मैंने हमजाद से अपने खदशे का इजहार किया। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि माँ पारा की कुव्वतें किस हद तक इनका साथ देती हैं। हमजाद ने जवाब दिया, तुम अभी कुछ देर पहले देख ही चुके हो कि जब इस तारीकल दुनिया शख्स की कुव्वतें तुम्हारे सामने हकीर हो गईं, तो माँ पारा दरमियान में आ गई और इसने
इसकी नाकामी को कामयाबी में बदल दिया। ऐसा दूसरी मर्तबा भी हो सकता है। मैंने दलील पेश की, आप ये कहने में हक बजानब है, लेकिन फिलहाल सवाए इसके और कोई रास्ता नहीं। इस वक्त हमजाद ने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया, जिससे मुझे उलझन सी हुई। तुम अपनी बात पूरी करो, कहाँ खो गए? ठहरिए, मैं खतरे की बू सूंघ रहा हूँ, हमजाद ने कहा और आंखें बंद कर ली। चंद लम्हे बाद इसने आंखें खोल दी। इस अरसे में इसके चेहरे पर कई रंग आकर गुजर गए। वो लोग मलका से रवाना हो चुके हैं और इनके हमरा नाहिद भी है, हमजाद ने बताया। तो फिर इसमें फिक्र तरद्दुद की क्या जरूरत है? ये तो हस्बे तवक्को है। तुम अपने मंसूबे के मुताबिक रवाना हो जाओ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। नाहिद की रवानगी से मैं भी बौखला गया, लेकिन अब हौसला हारने से कुछ नहीं हो सकता था। मैंने ज़हनी तौर पर खुद को हर तरह के हालात से नाबुर्द आजमा होने के लिए तैयार कर लिया था, इसीलिए मेरी आवाज में लर्जश नहीं थी। मुश्किल तो यही है कि अब आपको यहाँ तन्हा छोड़कर भी नहीं जा सकता। हम दोहरी साजिश का शिकार हो चुके हैं, हमजाद ने मैनीखेज लहजे में कहा। कुछ देर बाद अंग्रेजी फौज भी आपकी तलाश में यहाँ पहुँचने वाली है, जो करीबी सरहदी इलाके में मौजूद थी। अंग्रेजी फौज यहाँ पहुँचने वाली है, मगर किस तरह? इसे ये इत्तला किसने दी कि मैं यहाँ छुपा हुआ हूँ? मैं हमजाद की बात सुनकर उलझ गया। इससे पहले मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अंग्रेजों को आपके खिलाफ हरकत में लाने वाली सिर्फ एक ही हस्ती हो सकती है, जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी। मेरी मुराद मापारा से है। हमजाद ने मेरी उलझन खत्म कर दी। आखिर वो चाहती क्या है? क्या वो मुझे एक लम्हे भी सुकून का सांस नहीं लेने देगी? वो तो अब पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। मैं सोचने लगा, हालात संगीन से संगीन होते जा रहे थे, जो यकीनन किसी बड़ी मुसीबत का पेशखैमा हो सकते थे। वो एक तरह मुझे यहाँ उलझाना चाहती है ताकि मैं नाहिद की राह खोटी न कर सकूं। हमजाद की आवाज सुनकर मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया, लेकिन इसके लिए वो कोई और तरीका भी इस्तेमाल कर सकती थी। वो तुम्हें किसी भी तरह रोक सकती थी। अंग्रेजी फौज को मेरे पीछे लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने एतराज किया। इसका इन्सार इसकी मर्जी पर है कि वो क्या तरीका इस्तेमाल करती है और क्यों। मुमकिन है इस तरह वो अंग्रेजों को आपकी तरफ से चुकन्ना भी करना चाहती हो। हमजाद की बात सुनकर मेरे जहन में एक और सवाल उभरा। अव्वल तो मुजाहिदीन का अंग्रेजी हुकूमत की हदूद में दाखिल होना ही खतरनाक है। अगर बिलफर्ज वो यहाँ तक किसी तरह पहुँच भी गए तो यहाँ पहले ही से अंग्रेजी फौज मौजूद होगी, जो इनके लिए खतरा बन सकती है। सरहदी फौज की तवज्जो आपकी तरफ मबजूल होने और आपकी तलाश में यहाँ सरगर्दा रहने से खुद मुजाहिदीन को फायदा है। वो इस मौके से फायदा उठाकर अंग्रेजी हुकूमत की हदूद में बेखौफो खतर दाखिल हो जाएंगे। सरहद पर फौज की तादाद बहुत कम रह जाएगी, जो इतने बड़े इलाके के लिए वाकई नाकाफी है। जिस वक्त तक मुजाहिदीन यहाँ पहुँचेंगे, फौज आपकी तलाश में नाकाम होकर रुखसत हो चुकी होगी। हमजाद ने तमाम सूरत हाल मुझ पर वाज़ेह कर दी। फौज के यहाँ पहुँचने में क्या अभी बहुत देर बाकी है? मैंने पूछा। जी नहीं, वो इन हदूद में दाखिल हो चुकी है, हमजाद ने जवाब दिया। एहसार के बावजूद? जी हाँ, वो एहसार इनके लिए बेकार है। इसका असर सिर्फ आप तक महदूद है, क्योंकि वो आप ही के लिए कायम किया गया है, किसी और के लिए नहीं, हमजाद ने बताया। फिर तुम इस कदर सुकून और इत्मीनान से क्यों बैठे हो? मुझे क्यों छुपा नहीं देते? इसकी जरूरत नहीं, मेरे होते हुए वो आपका कुछ ना बिगाड़ पाएंगे। हम किसी गार से ज्यादा यहाँ महफूज हैं, इसलिए मैंने यहाँ से उठना मुनासिब नहीं समझा, हमजाद ने जवाब दिया। कुछ ही देर में हर तरफ बारीक कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। कहीं वो चारों जानब से मुझे घेर तो नहीं रहे। कदमों की दमक बहुत करीब सुनकर मैं घबरा गया। ऐसा नहीं है, बल्कि वो लोग टुकड़ियों में तकसीम होकर हर तरफ फैल रहे हैं। मुमकिन है कुछ लोग इधर भी आ निकलें या इनकी मौत इन्हें इधर घेर लाए। मैं यहाँ हर तरह मसदूद हूँ, आप बेफिक्र रहें, हमजाद ने मुझे तसल्ली दी। रात का वक्त होता तो मुमकिन था किसी गार से बाहर भी महफूज रहा जा सकता था, लेकिन दिन के उजाले में इस तरह खुली जगह में रहना मेरे ख्याल से खतरनाक था। इसमें हमजाद की क्या मसलहत थी, ये कुछ देर बाद मेरी समझ में आ गया। वो दरअसल खुद फौज को अपनी तरफ मतवज्जो करना चाहता था और अपनी पुरस्कार कुव्वतों से इन्हें हरासा करके इनके दिलों में मेरा खौफ बिठाना चाहता था, ताकि आइंदा किसी मौके पर वो इस किस्म की जुर्रत न कर सके। वो इन्हें भरपूर सबक देना चाहता था। वो रहा कोई चीखा,
फिर इस तरफ से भागते हुए कदमों की आवाजें करीब आती गईं। क्या कर रहे हो तुम? मैंने घबराकर हमजाद की तरफ देखा जो आंखें बंद किए कहीं खोया हुआ था। फौजी चीखते हुए मेरी तरफ भागते चले आ रहे थे। लम्हा लम्हा इनके और मेरे दरमियान फासला कम से कम होता जा रहा था। खुदा जाने किसी फौजी को क्या सूझी कि इसने भागते भागते पोजीशन लेकर फायर कर दिया। फिर तो जैसे सभी पर जुनून सवार हो गया। वो सब भागते भागते तकरीबन 50 गज के फासले पर रुक गए थे। फिजा पै दर पै धमाकों से गूंज रही थी। कुछ देर तो फौजियों को ये होश ही नहीं आया कि इनकी गोलियों का क्या हशर हो रहा है। फिर शायद इनमें से किसी ने एक अजीब मंजर को देख लिया कि इनकी गोलियां चट्टान के करीब पहुंचते पहुंचते अपना रुख तब्दील कर लेती हैं। फिर गालबन इसने अपने साथियों की तवज्जो भी इस तरफ मबजूल कराई। रफ्ता रफ्ता फौजियों की तादाद में इजाफा होता जा रहा था। आस पास फैली हुई फौजी टुकड़ियां भी वहां पहुंचती जा रही थीं। हमजाद के होंठों पर बड़ी मैनी खेज मुस्कुराहट थी। इससे पहले कि तमाम फौजी यहाँ इकट्ठे हो जाएं और एकदम भाग खड़े हों, कुछ तमाशा जरूरी है। हमजाद के लहजे में सफाकी महसूस करके मैं कांप उठा। वो इसी वक्त मुझे कुछ अजीब और बदला बदला सा लग रहा था। फिर मेरी आंखों ने वो खूनी तमाशा देख लिया जिसकी तरफ हमजाद ने इशारा किया था। फौजी जिस जगह पोजीशन लिए हुए थे इसी के बिल्कुल करीब एक छोटी सी पहाड़ी थी। एक लम्हे के लिए मैंने हमजाद को इसके गिर्द चकराते देखा। फिर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया और पहाड़ी के टुकड़े उड़ गए। एक कोराम चीखो पुकार शोर मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिए। पूरी पहाड़ी फौजियों पर आ रही थी। चीखते कराते फौजियों पर मेरी नजर पड़ी तो मुझे जुर्जुरी सी आ गई। मुझे यहाँ से कहीं और ले चलो, मैं ये मंजर नहीं देख सकता। मैं आपको लेकर इस रकबा जमीन से बाहर नहीं जा सकता जिसकी तरफ एसार खींचा हुआ है। हाँ, ये मुमकिन है कि किसी और करीबी पहाड़ी या चट्टान तक पहुंचा जा सके। हमजाद ने जवाब दिया, चलो कहीं भी चलो, मगर ये मंजर मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इस दौरान फिर किसी चीख ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया। मैं आपके एहसासात समझ रहा हूँ। ये कहते हुए हमजाद ने मुझे उठाया और तेजी से एक पहाड़ी की तरफ बढ़ा। भागते हुए फौजियों को इस अजीबो पुरसरार मंजर ने और भी बौखला दिया। इनके भागने की रफ्तार में और तेजी आ गई। रुक जाओ। वो आवाज गालबन किसी बड़े अफसर की थी जो अपने साथ एक ताजा दम दस्ता लेकर इस तरफ आया था, मगर इसकी आवाज पर किसी ने कान न धरे। बचकर भागने वालों की तादाद कुछ ज्यादा नहीं थी क्योंकि पहाड़ी की जद में बहुत कम लोग बच सके थे। इसमें से ज्यादा ना देख सका ना सुन सका क्योंकि हमजाद मुझे लेकर अब इस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच चुका था जिस तरफ इसका सफर जारी था। हमजाद ने मुझे एक हमवार जगह बिठा दिया। आसपास खुदरो झाड़ियां उगी हुई थीं। अभी मुझे इस पहाड़ी पर चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि फिजा एक बार फिर धमाकों से गूंज उठी। अब क्या मामला है? ये आवाजें कैसी हैं? मैंने हमजाद से पूछा। आपको डराने की खातर अपनी दानस्त में हवाई फायरिंग कर रहे हैं, हमजाद ने जवाब दिया। मुझे डराने के लिए वो तो खुद खौफजदा होकर भाग रहे हैं। ये फौज का दूसरा दस्ता है जिसे पहले दस्ते का हशर मालूम नहीं, वरना इस तरह की हमाकत न करते। अभी देखते जाएं, अच्छा है इनका भी हौसला निकल जाए। हमजाद ने मैंने अंदाज में कहा। नहीं, मैंने सख्ती से कहा, अब कोई खूनी मंजर नहीं दोहराया जाएगा। मेरे असाब जवाब दे चुके हैं। मैं समझा नहीं आखिर इस खूनी तमाशे की क्या जरूरत थी। मैं चाहता था कि आइंदा कभी अंग्रेज इस बात की हिम्मत न कर सकें, और ये इस वक्त मुमकिन है जब इनके सिपाही किसी भी कीमत पर आपके मुकाबले पर आने के लिए तैयार न हों। यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाने वाले लोगों ने यहाँ जो कुछ देखा है वो दूसरे लोगों की हिम्मत पस्त कर देने के लिए काफी है। ये तो आप जानते ही हैं कि ऐसी खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। हमजाद ने इसी खूनी तमाशे की वजह बयान की। तुम्हारा जो भी मकसद हो मैं नहीं जानता, मुमकिन है तुम ठीक कह रहे हो और इस वक्त मैं तुम्हारी बात न समझ पा रहा हूँ। मैंने बैसाखियाँ करीब घिसकाते हुए कहा। मैं अब आपके हुक्म के मुताबिक कोशिश करूंगा कि बगैर कश्तो खून के काम निकल जाए। वैसे मैं
आपको ये बता दूं कि हमारी इस पहाड़ी पर मौजूदगी इनसे छुपी हुई नहीं। तो मैंने हमजाद को सवालिया नजरों से देखा। वो इस पहाड़ी का मुआसरा कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी सूरत मुमकिन है कि कश्तो खून की नौबत ही ना आए? ऐसा ही होगा, वो इस पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं सकेंगे और इसलिए मुझे आपसे कुछ देर के लिए जुदा होना पड़ेगा। जाओ। इसने हमजाद को जाने की इजाजत दी। हमजाद के जाते ही मैंने अजीब सा शोर सुना, जैसे बैक वक्त सैकड़ों दरिंदे चीखने लगे हों। चीखें, शोर, हंगामा, अब धमाकों की आवाजें खत्म हो चुकी थीं और सिर्फ एक बेहंगम शोर सुनाई दे रहा था। फिर ये शोर भी थम गया। फिलहाल वो खौफजदा होकर भाग खड़े हुए हैं। हमजाद मेरे पास लौट आया। फिर इन्हें हंगामों में सूरज डूब गया। दिन भर हमजाद ने फौजियों को थका थका कर निडाल कर दिया। वो जिंदा बच गए थे। वो शाम होते होते खौफजदा होकर फरार हो गए। अब हर तरफ एक बोझल सी खामोशी फैली हुई थी। हमजाद मुझे दोबारा इस गार में ले आया जहाँ मैं कई दिन से छुपा हुआ था। अब मैं जा रहा हूँ, आप आराम कीजिए, हमजाद ने मुझे प्याल पर लिटाते हुए कहा। कहाँ? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, अभी कुछ वक्त बाकी है। नाहिद, तारिक अल दुनिया शख्स, कायम खान और दूसरे मुजाहिदीन यहाँ से अभी तकरीबन 2 मील के फासले पर हैं। रास्ते ही में इनसे क्यों न निमट लिया जाए। हमजाद रुखसत होने के लिए